हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम जो हमने पीछे डायग्रामेटिक चीज़ें समझी थी उन सब के नोट्स हैं। बाकी एक्सरेटरी सिस्टम का पूरी तरह से चैप्टर फिनिश हो चुका है और सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है जो कि डिसऑर्डर से संबंधित, यानी कि एक्सरेटरी सिस्टम के दौरान क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या क्या बीमारियां हैं, उन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इस नोट्स जो पीछे पढ़ा हुआ था उनके नोट्स का अध्ययन कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा मैटर नहीं है। ये डायग्राम तो वही है कि वृक्क नलिका द्वारा, यानी कि जो रीनल ट्यूब है उसके द्वारा रीअब्जॉर्वेशन और रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कि किस प्रकार से उसका रीअब्जॉर्वेशन हो रहा था, किसके द्वारा, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, अगर इस चीज़ को हम समझे इस डायग्राम को कि जैसे कि ये वही हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, और इफरेंट आर्ट्रियोल कई सारे ब्रांचों में विभाजित हो जाती है, जिसे पेरीट्यूबुलर कहते हैं, जो कि सेल होती है जिसमें ब्लड कैपिलरी होती है और जो कि पूरे नेफ्रॉन को कवरिंग की होती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाद में वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से ही क्या होता है, जितने भी रीअब्जर्वेशन मटेरियल होते हैं, रीअब्जर्वेशन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड में वापस चले जाते हैं। हमने ये चीज़ें वैसे ही पूरी तरह से पढ़ ली थी डायग्राम के माध्यम से, लेकिन ये चीज़ें हम थ्योरी से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये फ्रंट आर्ट्रियोल है, ये ब्लड कैपिलरी है, जिसे हमने क्या बोला होता है ग्लोमेरुलस। इस पूरे पार्ट को मेलपीजी का ही कहा था हमने, या फिर इसको बोमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, और इसे पूरे को मेलपीजी का ही कहा था। इसमें फिल्ट्रेट के माध्यम से जैसे ग्लूकोज निकल जाता है, एमिनो एसिड होता है, विटामिन होता है, सोडियम होता है, और भी आदि पोषक पदार्थ होते हैं, क्लोरीन होता है, उन सब का रीअब्जर्वेशन होता है किसके माध्यम से, ये पेरिटेबुलर कैपिलरीज के द्वारा, यानी कि पर्णनलिकीय नलिका द्वारा। ठीक है, इसी के माध्यम से सारा रीअब्जर्वेशन होता है। देखो पीसीटी, ये हेनले लूप है, और ये हमारा डीसीटी है, और ये इसकी देखो ये हमारी जो हमने देखा था कि जो ये पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये अवरोही है यानी कि डिसेंडिंग, और ये असेंडिंग ये आरोही है। ठीक है, ये हैंडलूफ है, और ये अवरोही का जोड़ा हुआ भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं आगे डीसीटी वाला पार्ट होगा, इसमें अवरोही का ही। इसके माध्यम से पीसीटी के माध्यम से, यानी कि कहने का मतलब जो चीज़ें फिल्ट्रेट होकर पीसीटी में आती है उनका क्या करती है, यहाँ से क्या होता है रीअब्जर्वेशन होता है, इसके माध्यम से एफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से, या फिर जिसे अपन बोलते हैं जो घूम के आती है उसे अपन बोलते हैं क्या बोलेंगे, परिनलिकीय संरचना, पेरीट्यूबुलर केनाल। ठीक है, ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से ये रीअब्जर्वेशन हो रहा है इसका, यानी कि वापस ये एरो लगा हुआ है, ग्लूकोज का हो रहा है, एमिनो एसिड का, विटामिन का, सोडियम का, पोषक का। ठीक है, उसी प्रकार ये अवरोही यानी कि डिसेंडिंग वाली जो आर्म्स होती है, इसके माध्यम से ये जल के लिए पारगम्य होती है, इसके माध्यम से जल निकल के जा रहा है, वापस रीअब्जर्वेशन हो रहा है। और जैसे रीअब्जर्वेशन होता है तो यूरिन कैसा होता है अपना, हाइपोटोनिक होता है, क्योंकि पानी की यहाँ से क्या हो जाती है, पारगम्यता हो जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ से ही क्या होता है, इस पानी निकल जाता है, फिर यहाँ से क्या है, ये सोडियम के लिए पारगम्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना यूरिन कैसे हो जाता है, हाइपरटोनिक। अब ये जो पार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है कि क्लोरीन और सोडियम का क्या होता है, रीअब्जर्वेशन होगा। उसी प्रकार ये डीसीटी पार्ट होता है, तो डीसीटी से जल, सोडियम, HCO3 का क्या होता है, रीअब्जर्वेशन होता है। जो भी जैसे कि H2 हुआ और Na हुआ, इन सब का रीऑब्जर्वेशन हार्मोन के माध्यम से होता है, हार्मोन के इफेक्ट के माध्यम से होता है, जैसे कि एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से क्या होता है, जल का एब्जर्वेशन होता है। क्योंकि एडीएच के माध्यम से कैसे हो रहा था, ये चीज़ हमने डायग्राम से पिछले वीडियो में समझ ली थी कि सोडियम का एब्जर्वेशन होगा तो जल भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम जा रहा है, पोटेशियम आ रहा है। ठीक है,
ये हमने एक्वापोरिन वाला चैनल था, प्रोटीन उसमें पढ़ा था। और एनए का रीऑब्जर्वेशन एल्डोस्टेरोन के माध्यम से हो रहा था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सारी अच्छे से समझ ली थी, ये सिर्फ डायग्राम से ओनली दर्शाया है। ठीक है, ये डीसीटी है और ये संग्राहक नलिका है, ये अवरोही है और ये यूरिन फॉर्मेट होके यहाँ से निष्कासित होता है। ठीक है, एक बार इन चीज़ को हम थोड़ी का वाला देख लेते हैं, बाकी इन चीज़ों को हम अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं। देखो, वृक्क नलिकाओं द्वारा, यहाँ से समझ लेते हैं। देखो, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है पूरी, कि मूत्र निर्माण प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि दोनों वृक्कों को प्रति मिनट 1250 ml ब्लड की सप्लाई होती है। यानी कि जो दोनों किडनियाँ होती है हमारी, किडनियों में जो दोनों वृक्क होते हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई होती है 1250 ml। ठीक है, रेनल ब्लड फ्लो होता है जिसका 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये चीज़ हमने फर्स्ट जो डायग्राम था उसमें अध्ययन कर चुके थे, कितना क्या होता है। 55% भाग क्या है, प्लाज्मा है, जिसे अपन बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो बचा कितना अपने पास, 625 ml लगभग। अपवाही धमनियों के व्यास में अंतर के कारण ग्लोमेरुलस में उतना उत्पन्न 60 mmG दाब GHP यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। दो दाब और होते जो हमने पढ़ लिए थे, BCOP 30 mmHg, CHP 20 mmHg के द्वारा GHP का विरोध होता है। अतः ठीक, अब ग्लोमेरुल से छनकर जो प्रति मिनट 125 ml क्या आता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, और कैप्सूल में पहुंचता 180 लीटर प्रतिदिन क्या होता है, प्लाज्मा। यानी कि पर डे की बात करें तो 180 लीटर आता है, और प्रति मिनट की बात करें तो 125 आता है। और इसमें फिल्ट्रेट में क्या, यूरिया, अमोनिया, ग्लूकोज, आयन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, हाइड्रोकार्बोनेट, क्रिएटिनिन आदि। अब सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन की बात करें, यानी कि जो सिलेक्टिव किस प्रकार से क्या क्या रीऑब्जर्वेशन होता है सिलेक्टिव में, तो इसी खोज की बात करें तो रिकार्ड ने की थी। पीसीटी की भित्ति में क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर होती है, ये चीज़ हमने देखी थी। क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर रहित पीसीटी, डीसीटी, इन चीज़ों को हमने पहले ही देख लिया था। पीसीटी की भित्ति में क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर और पीसीटी के चारों ओर ब्लड कैपिलरी का एक जाल होता है, वही इफेरेंट आर्टरियोल। फिल्ट्रेट में रुधिर के जल का लगभग 95% भाग छनकर आता है, जिसमें से 0.8% भाग ही मूत्र में परिवर्तित होता है। यानी कि जो 95% फिल्ट्रेट होकर आता है उसमें से 0.5% ही क्या यूरिन में कन्वर्ट होता है। फिल्ट्रेट का 99% भाग पेरिट्यूबुलर केशिका जाल के द्वारा रीऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। पीसीटी क्षेत्र में रीऑब्जर्वेशन का मुख्य स्थल होता है, यानी कि पीसीटी में सबसे अधिक रीऑब्जर्वेशन का मुख्य स्थल होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न पुनः अवशोषण निम्न प्रकार से होता है। देखो, अवशोषण में जैसे कि सारी नेफ्रॉन से, पूरे नेफ्रॉन से जो रीऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें एक्टिव रीऑब्जर्वेशन और एक पैसिव रीऑब्जर्वेशन होता है। एक्टिव रीऑब्जर्वेशन में क्या क्या आएंगे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, लेकिन इनके रीऑब्जर्वेशन के लिए क्या होता है, एटीपी का कंज्यूम होता है, यानी कि एटीपी अधिक कंज्यूम होती है इनमें। पैसिव के लिए कोई किसी प्रकार का कोई एटीपी यूज़ नहीं होता, जैसे कि H2O, क्लोरीन, H2O4, NO3, इनका रीऑब्जर्वेशन के लिए, बल्कि इनके जो रीऑब्जर्वेशन होता है उसके लिए एटीपी की नीड होती है। अब वृक्क नलिका द्वारा पदार्थों का पुनरावशोषण देहली मान के अनुरूप होता है, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, देखो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, इस चीज़ को समझो।
किसी पदार्थ की रक्त में वह अधिकतम सांद्रता है, यानी कि किसी पदार्थ की, कोई पदार्थ है उसमें जो रक्त की अधिक सांद्रता जिस तक वह पूर्ण ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट से अवशोषित हो जाता है, यानी कि वह सांद्रता जिस पर वह पूर्ण रूप से ग्लोमेरुलर से फिल्टर से अवशोषित हो जाता है, यानी कि ऐसी सांद्रता, यानी कि पदार्थ की वह अधिकतम सांद्रता जिससे वह क्या फिल्ट्रेट से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, ये क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब पीसीटी की बात करें हम, पीसीटी जैसे कि पीसीटी रीनल हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, उच्च दहलीय पदार्थों का जिसमें 100% पुनरावशोषण होता है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, सोडियम हुआ, H2O, अमीनो एसिड, विटामिन व सीमल क्या होते हैं, इनका 100% क्या होता है, री एब्जॉर्बेशन होता है। और लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जिनका कम मात्रा में अवशोषण होता है, जैसे कि जल हुआ, खनिज हुआ, लवण हुआ, और जिनका री ऑब्जर्वेशन नहीं होता, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सल्फेट, इनका अवशोषण नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हैंडल लूप में निम्न भागों द्वारा पुनः अवशोषण होता है। अवरोही भुजा में पुनरावसन, देखो जल के लिए पारगम्य होते हैं, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग जो हमने देखा था, ये जल के लिए पारगम्य होती है। सोडियम और आयंस के लिए कम पारगम्य होती है, हालांकि पारगम्य है लेकिन कम पारगम्य होती है। और इसका जो फिल्टर कैसा होता है, अति प्रासारी, ठीक। और आरोही भुजा का पुनरावशोषण इसमें NaCl के लिए पारगम्य होती है। निस्यंदन इसका फिल्टर कैसा होता है, आइसोटोनिक। और इसके मोटे खंड की बात करें तो हाइपोटोनिक होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। डीसीटी में रीऑब्जर्वेशन यानी कि जो डिस्टिल कॉन्वर्टेड ट्यूब होती है उसमें सक्रिय परिवहन, सोडियम क्लोरीन का संघ नलिका में रीऑब्जर्वेशन, इसका अग्रभाग की दीवार जल के लिए पारगम्य होती है, संघ नलिका की अग्रभाग की दीवार, और जल के पुनर्वशोषण होता है, अंतिम भाग यूरिया के लिए पारगम्य होती है, यानी कि यूरिया का क्या होता है, यूरिया बाहर निकल जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है कि पीसीटी और डीसीटी की कुछ उपकला कोशिकाएं मैक्रोमोलिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि दीर्घ आणविक अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से लेकर सक्रिय अभिगमन क्रिया द्वारा वृक्क नलिकाओं के गुहा में मुक्त करती है, जैसे कि पिगमेंट हुआ, ड्रग्स हुआ, यूरिक एसिड हुआ, हिफेरिक हुआ, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट ये रह गया मूत्र संगठन, यानी कि यूरिन फंक्शन क्या है, यानी कि क्या क्या है, देखो कलेक्टिंग ट्यूब के अंतिम भाग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यूरिन कहलाता है, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होकर जो भाग आता है वो क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। इसका रंग की बात करें तो ये पीले रंग का होता है, हल्का पीला होता है, और ये हल्का पीला यूरोकोम बढ़ने की वजह से होता है। मात्रा की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर होता है। गंध की बात करें तो गंध एक विशिष्ट व तीखी गंध होती है जो यूरोनॉइड के कारण होती है। ये गंध अमोनिया के समान कैसे एरोमेटिक गंध ऐसे इसलिए लगती है क्योंकि जब यूरिन होता है, सॉरी ये यूरिया क्यों, जब यूरिन का विघटन होता है बैक्टीरिया के माध्यम से तो क्या उसमें से तो उसमें अमोनिया के समान जैसी गंध आती है, इसलिए इसे इसकी गंध कैसी होती है, एरोमेटिक गंध होती है, जो किसकी वजह से होती है, यूरोनॉइड के कारण होती है। विशिष्ट घनत्व की बात करें तो विशिष्ट घनत्व इसका 1.03 से 1.04 है। पीएच की बात करें तो हल्का अम्लीय होता है 6.0 यानी कि प्लस 5.0 से 7.8 तक। जल की बात करें तो जल इसमें 96, यूरिया की बात करें तो 2.0 यानी कि 25% से 25 से 30 ग्राम होता है। कार्बनिक की बात करें तो 1.5, कार्बनिक 0.5, और क्रिएटिनिन की बात करें तो 0.5, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कि एक लास्ट टॉपिक रह गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा क्या क्या डिजीज़ होती है।